हमने 1.4 के सारे क्वेश्चंस किए थे, ठीक है। 1.4 के बेस पे हमारे पास प्रॉब्लम सेट में जो क्वेश्चंस थे वो किया हमने, ठीक है। अब हमारे पास आता है कौन सा, वर्ड प्रॉब्लम आते हैं। वर्ड प्रॉब्लम में क्या करना रहता है, हमको इक्वेशन फ्रेम करना रहता है, इक्वेशन फ्रेम करना और उसको फिर सॉल्व करना। मतलब क्वेश्चन में ऐसा पूछा जाएगा कि ऐसे दो नंबर्स बताओ जिसको ऐड करना है, ठीक है। सम ऑफ द नंबर्स ऑफ सम ऑफ द टू नंबर्स इज 20, तो हमको फर्स्ट नंबर, सेकेंड नंबर, बिगर नंबर, लार्जर नंबर, स्मॉलर नंबर, ऐसे टर्म्स को लेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब पहला क्वेश्चन आपके पास क्या है वो ध्यान से सुनो। द पैरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 40 सेंटीमीटर। क्या बोला है, रेक्टेंगल, ये आपका रेक्टेंगल जिसका पैरीमीटर क्या है 40 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर। द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज मोर देन डबल इट्स ब्रेथ बाय 2। मतलब जो रेक्टेंगल का लेंथ है वो ब्रेथ से कितना ज्यादा है, डबल प्लस 2 ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो पहला कंडीशन क्या है, लेंथ और ब्रेथ दिया है इसमें, तो पेरीमीटर में भी लेंथ और ब्रेथ आता है, और पेरीमीटर में लेंथ और ब्रेथ के साथ साथ हम लोग को लेंथ और ब्रेथ की ही वैल्यू दी है कि कौन किसका डबल है, कौन किसका ज्यादा है, वो सारी चीज दी है। तो हमको लेंथ और ब्रेथ देखना है। तो लेट लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल क्या है, इधर ई है ना, bx सेंटीमीटर, एंड ब्रेथ, ब्रेथ की स्पेलिंग ऑफ रेक्टेंगल by सेंटीमीटर, ठीक है। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल बी एक्स सेंटीमीटर, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल बी वाई सेंटीमीटर। देन फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन में आपको पैरीमीटर दिया है ना, तो पैरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला लगाने का, टू लेंथ प्लस ब्रेथ। पैरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल कितना है 40, 2 लेंथ है आपका x, ब्रेथ है आपका y, ओके। तो ये इक्वेशन फ्रेम करने जा रहे हैं हम लोग। अब इसके ब्रैकेट को तोड़ दो तो एक बार, $40। अब ये आपका कौन सा इक्वेशन बन गया, फर्स्ट इक्वेशन। आपको फर्स्ट इक्वेशन मिला 2x + 2y इज इक्वल टू 40। ये इक्वेशन मिलने के बाद आपको सेकेंड टर्म्स क्या बोला है, फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ विद द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। सेकेंड कंडीशंस क्या है, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज मोर देन मतलब प्लस, किसका प्लस, किसमें प्लस करना है आपको, ब्रेथ के डबल में, ब्रेथ के डबल में। तो ये लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल क्या लिखा हुआ है, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल जो है वो ब्रेथ के डबल से कितना ज्यादा, 2 ज्यादा है, अधिक है, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 2y + 2, 2y + 2 क्यों, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल ये वैल्यू, इसकी जो वैल्यू है, ठीक है। अभी जैसे कोई 40 किलो है, 50 किलो है, 50 किलो और एक 20 किलो है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, पहले 20 का डबल करूंगा तो होगा 40, और उसके अंदर कितना ऐड करूंगा, 10 ऐड करूंगा,
तो होगा वो 50। तो वही कंडीशन बोला है कि लेंथ ऑफ रेक्टेंगल ये ब्रेथ के डबल से कितना अधिक है, 2 अधिक है। ब्रेथ के डबल से 2 अधिक है, मतलब ब्रेथ का अगर मैं डबल करूं और उसमें 2 ऐड करूं तो जाके वो किसके इक्वल होगा, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल के इक्वल होगा। ठीक है, तो यहां पर x माइनस 2y इज इक्वल टू 2, ये आपका सेकेंड कंडीशन। ठीक है, ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकेंड इक्वेशन, दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करो और लेंथ ऑफ ब्रेथ की वैल्यू फाइंड करो। ठीक है, आप इसे क्रैमर रूल से सॉल्व करो, इक्वेटिंग कोएफिशिएंट से सॉल्व करो, या तो फिर मेथड ऑफ एलिमिनेशन से सॉल्व करो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो यहां पे आप कौन से यूज करोगे, देखो इधर 2y माइनस में है, इधर 2y प्लस में है, तो एडिशन सब्ट्रैक्शन ये वाले फॉर्मूले से आप क्या कर सकते हो, इजीली सॉल्व कर सकते हो इसे। ठीक है, ओके, चलो लिख लो। पे आते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2 में क्या दिया हुआ है। आपको एक इमेज दिया हुआ है, उस इमेज पे लिखा है द सेल ऑफ फर्स्ट डे, सेल ऑफ सेकेंड डे। सेल ऑफ सेकेंड डे, एनालॉग वॉच, $11 and digital watch 6. Received amount $4,330 rupees. Okay, and same as second cell में analog watch $22 and digital watch 5, then received amount 7,330. Okay, then find the selling price of wrist watches of each type. मतलब मेरे पास, मैं कौन हूं बताता हूं आपको। इस क्वेश्चन के लिए मैं हूं आपके लिए एक घड़ी वाला, मतलब एक वॉच सेलर हूं, मैं घड़ी बेच रहा हूं। तो मेरे पास 2 टाइप के वॉच है, एक है एनालॉग वॉच जो कांटे वाली होती है, और एक डिजिटल वॉच जो नंबर प्रेजेंट करता है सिर्फ। ओके, तो मैंने पहले सेलिंग में फर्स्ट डे जब मैंने शॉप ओपन किया तो मैंने पहले दिन पे 11 वॉच एनालॉग की बेचा और डिजिटल वॉच कितने की बेचा, कितना बेचा, 6 बेचा। तो मेरे को टोटल अमाउंट रिसीव हुआ 4,330 रुपीज। ओके, एंड सेकेंड डे पे मैंने 22 और 5, तो मुझे अमाउंट रिसीव्ड हुआ 7,330 रुपीज। ओके, तो उसने क्वेश्चन में ये चीज पूछी है, द फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ एनालॉग वॉच, ईच एनालॉग वॉच एंड ईच डिजिटल वॉच। तो मैं क्या लेट करता हूं, लेट selling price of each analog watch be X rupees. Okay, and the selling price of each digital watch be Y rupees. ओके, ध्यान से समझना। समझो कि मेरे एक एनालॉग वॉच का जो प्राइस है ना वो 10 रुपीज है। अगर वो 10 रुपीज है तो एक वॉच 10 रुपीज,
2 वॉज 20 रुपीज, 3 वॉज 30 रुपीज। तो कैसे आ रहा है, जितने भी वॉच, नंबर ऑफ वॉच है उसके अंदर मैं 10 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। जब ये 10 है तो 11 इंटू 10 होता, तो मुझे पैसा मालूम पड़ता, कितना पैसा मुझे मिला, कितना रुपीस मुझे मिला। तो यहां पे 11 इंटू एक्स होगा ना, मतलब एनालॉग वॉच अगर 11 है और एक एनालॉग वॉच का प्राइस x है, तो टोटल 11 वॉच का क्या होगा 11x, और y के डिजिटल वॉच का कितने वॉच है 6, और मैंने कितने डिजिटल वॉच सेल किए, नंबर ऑफ डिजिटल वॉच 6 सेल किए, और जिसके अंदर ईच प्राइस कितना है इसका y, तो इसका आंसर 6y आएगा। और दोनों को बेचने के बाद 11 एनालॉग वॉच और 6 डिजिटल वॉच को बेचने के बाद मुझे कितना अमाउंट रिसीव्ड हुआ 4330 रुपीस। तो मेरा फर्स्ट इक्वेशन बनेगा, फर्स्ट कंडीशन में फर्स्ट इक्वेशन क्या बनेगा, 11x प्लस 6y इज इक्वल टू 4330। ओके, 11x 6y दोनों को ऐड करके कितना मिलेगा 4330। यही सेम कंडीशन इसमें, एनालॉग वॉच कितना है 22 और डिजिटल वॉच कितना है 5। तो मेरा सेकेंड कंडीशन में क्या बनेगा, सेकेंड इक्वेशन, ये x तो 22 के साथ अटैच करो, 22x प्लस 5y इज इक्वल टू 7330। ओके, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन एंड दिस इज सेकेंड इक्वेशन। यहां पे कितना है, यहां पे 22, दोनों को मैं क्या करना है आपको साइमल्टेनियसली सॉल्व करने के लिए, इसमें किससे मल्टीप्लाई कर दोगे 2 से, तो आपका ये 11 क्या बन जाएगा 22। अगर ये नहीं कर पाते तो y को सेम करो, इन इक्वेशन फर्स्ट मल्टीप्लाई बाय 5 एंड इक्वेशन सेकेंड मल्टीप्लाई बाय 6, आपको आंसर मिलेगा। ओके, क्लियर? एग्जाम्पल नंबर थर्ड में हमको क्या डिस्कशन करना है, समझो। एक बोट है, वो क्या कर रही है, अपनी मतलब स्टिल वाटर एकदम स्टिल है, मतलब वाटर में कोई भी स्ट्रीम नहीं है, मतलब कोई भी प्रवाह नहीं है। तो जब कोई प्रवाह नहीं है तो वाटर अपनी स्पीड में चल रहा है, अपनी स्पीड में चल रहा है, मतलब वाटर में तो कोई प्रवाह है ही नहीं, तो स्पीड की बात ही नहीं कर सकते। लेकिन बोट तो अपनी स्पीड में चल रहा है, ठीक है। चलो अचानक से बोट ऐसा चल रहा है, बोट अपने स्पीड में चलते जा रहा है, तो अचानक से एक स्ट्रीम आया जो क्या कर दिया, उस बोट को टच कर दिया। स्ट्रीम ऐसा आ रहा है, ठीक है, बोट भी ऐसे ही जा रहा है, तो क्या होगा, बोट की जो स्पीड है और स्ट्रीम की जो स्पीड है दोनों अटैच हो जाएगी और बोट की स्पीड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ओके, लेकिन जब मैंने बोला कि बोट और स्ट्रीम ये दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं, मतलब अपोजिट हैं, मतलब स्ट्रीम यहां से आ रहा है और बोट यहां से आ रहा है, जब बोट यहां से आया और इस स्ट्रीम को टच किया तो ये थोड़ा सा इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी। अगर मैं आगे चल रहा हूं और कोई सामने से आएगा, ठीक है, कोई सामने से आएगा तो मैं आगे जा सकता हूं क्या, नहीं, मैं आगे नहीं जा सकता। लेकिन अगर उसी ने मेरे को थोड़ा सा धक्का दिया, मतलब मेरी स्पीड से कम स्पीड रही उसकी, तो मेरी स्पीड भी थोड़ी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि वो मेरे अपोजिट में है। और अगर मेरे बैक साइड में है और मेरे को उसने आके धक्का मारा तो मेरी स्पीड क्या हो जाएगी, फास्ट हो जाएगी। ओके, तो यहां पे दो कंडीशन है, बोट चल रहा है और स्ट्रीम आया उसके बैक से, मतलब उसके साथ में, तो स्ट्रीम क्या होगा, बोट की स्पीड को बढ़ा देगा। अगर उसके अपोजिट में आ रहा है और बोट आया तो वो उसकी स्पीड को क्या कर देगा, कम कर देगा। ओके, जब दोनों ऐसा होगा तो क्या है, आपको क्वेश्चन कैसे पूछा, पहले अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम समझो। अप स्ट्रीम का मतलब होता है कि वो उसके साथ नहीं, उसके अपोजिट में है, मतलब बोट यहां से है और स्ट्रीम यहां से है। लेकिन जब वो बोलेगा डाउन स्ट्रीम
तो दोनों साथ है, मतलब बोट भी ऐसा जा रहा है और स्ट्रीम भी ऐसा ही आ रहा है, ठीक है। तो यहां पर आपको क्वेश्चन क्या पूछा है, अ बोट ट्रैवल, एक नाव जो क्या करता है 16 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाता है। अप स्ट्रीम मतलब प्रवाह इधर से आ रहा है और नाव यहां से जा रही है। कितने किलोमीटर डिस्टेंस तय करता है, 16 किलोमीटर। और डाउन स्ट्रीम में वो 24 किलोमीटर कवर करता है। कितना, 24 किलोमीटर, ओके, इन 6 आवर, कितने आवर्स में, 6 घंटे में, ओके। तो पहला काम आपको क्या लेट करने को बोला है, फाइंड द स्पीड ऑफ वाटर करंट एंड स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। तो फर्स्ट लेट स्टिल वाटर एंड स्पीड ऑफ वाटर करंट। ये है x किलोमीटर पर आवर, ये है y किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब आते हैं हम लोग स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, मतलब x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बोट चल रहा है। पीछे से वाटर करंट आया कितनी स्पीड से, y किलोमीटर पर आवर से। तो अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम में, अप स्ट्रीम अपोजिट है तो x की वैल्यू क्या होगी, कम होगी, और डाउन स्ट्रीम में x की वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अभी जैसे मैं बोला हूं 7 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बोट अगर चल रहा है और अप स्ट्रीम बोल दिया और वाटर करंट की स्पीड 3 किलोमीटर है पर आवर, तो वाटर करंट की जो स्पीड है वो है आपके पास 3 किलोमीटर पर आवर और बोट की स्पीड है 7 किलोमीटर पर आवर। जब दोनों अप स्ट्रीम होंगे, मतलब बोट अप स्ट्रीम में जाएगा, तो ये वैल्यू क्या कर देगा, माइनस कर देगा, क्योंकि 7 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मैं चल रहा हूं, ठीक है, बोट ऐसा चल रही है, और 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से स्ट्रीम आ रहा है, तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट में हैं। तो 7 से इसकी स्पीड 3 क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो कितना बन जाएगा स्पीड, 4 किलोमीटर पर आवर, ओके। लेकिन जब दोनों साथ में चलेंगे तो दोनों की स्पीड क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, 10 किलोमीटर पर आवर, ओके। लेकिन कौन से टाइम पे, ये कौन सा स्ट्रीम है, अप स्ट्रीम है, और ये कौन सा स्ट्रीम है, डाउन स्ट्रीम है। इन डाउन स्ट्रीम, पहले अप स्ट्रीम को लेट करते हैं, इन अप स्ट्रीम स्पीड ऑफ बोट, स्पीड ऑफ बोट, तो यहां पे x है, y किलोमीटर पर आवर, ये है आपका स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, और ये है आपका करंट, वाटर करंट। तो दोनों को मैंने माइनस कब किया, अप स्ट्रीम में। इन अ डाउन स्ट्रीम x प्लस y किलोमीटर पर आवर, ओके। जब ये अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम की बात कर दिया, अब क्वेश्चन को समझना है आपको। पहले मैंने क्या क्या चीज समझाई वो समझो। आप जब बोट चला रहे हो तो बोट में पानी एकदम शांत है, मतलब पानी में कोई भी स्ट्रीम नहीं है, कोई भी प्रवाह नहीं है, कोई भी लहर नहीं आ रही। और जब कोई भी लहर नहीं आ रही है तो स्पीड ऑफ बोट क्या है, x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है बोट। लेकिन जब पानी में लहर आई तो पानी की जो लहर की स्पीड है वो है y किलोमीटर पर आवर, ठीक है। लेकिन जब नाव और लहर साथ में चलेंगे, नाव भी ऐसे चल रहा है, लहर भी ऐसे चल रहा है, तो क्या होगा, दोनों की स्पीड बढ़ जाएगी, मेरे बोट की स्पीड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी।
ठीक है। लेकिन जब नाव यहां से चल रहा है और लहर यहां से आ रही है तो दोनों की स्पीड में बोट की स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। तो यहां पे मैंने स्पीड को क्या कर दिया, कम कर दिया, और यहां पे स्पीड को क्या कर दिया, बढ़ा दिया। कितना बढ़ेगा, कितना कम होगा, जितना उसके वाटर करंट का स्पीड होगा उतना ही कम करना है, उतना ही बढ़ाना है। ओके, फर्स्ट कंडीशन में पहले बताओ टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड अपॉन डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब ये टाइम का फॉर्मूला क्यों यूज किया उसका रीजन बताता हूं। एक बोट 6 आवर्स में, 6 घंटे में 16 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाती है और 24 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाती है। कितने घंटे की बात किया, 6 आवर्स की बात किया। आवर्स कोई बताओ, 5 किलोमीटर प्लस 5 किलोमीटर इज इक्वल टू कितना होगा, 10 किलोमीटर होगा। कभी ये आवर्स में आएगा क्या, नहीं, पॉसिबल ही नहीं। जब मैं किलोमीटर और किलोमीटर ऐड करूंगा तो आंसर भी किलोमीटर में ही आएगा। जब मैं टाइम ऐड करूंगा तो आंसर टाइम में आएगा। तो अब आपको क्या करना है, पहले देखना है 16 किलोमीटर अप स्ट्रीम, 16 किलोमीटर अप स्ट्रीम, डिस्टेंस कितना 16, अप स्ट्रीम की स्पीड कितनी है x माइनस वाई। अब देखो डिस्टेंस स्पीड, ये भी डिस्टेंस है, ये स्पीड है। डिस्टेंस और स्पीड को जब मैं अपॉन में लिखूंगा तो आंसर किस में आएगा, टाइम में, ठीक है। प्लस 24 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, 24 अपॉन डाउन स्ट्रीम की स्पीड कितनी है, x प्लस वाई। तो देखो डिस्टेंस अपॉन स्पीड इज इक्वल टू टाइम, डिस्टेंस अपॉन स्पीड इज इक्वल टू टाइम, टाइम प्लस टाइम इज इक्वल टू 6। ये आपका फर्स्ट कंडीशन बनेगा। ओके, अब यही सेकेंड कंडीशन में देखो, सेकेंड कंडीशन में वापस से क्या बोलता है, द सेम बोट ट्रैवल 36 किलोमीटर अप स्ट्रीम, 36 किलोमीटर। यहां पे कितना किलोमीटर अप स्ट्रीम था, 16 किलोमीटर। तो 16 किलोमीटर अप स्ट्रीम हुआ तो 16 अपॉन x माइनस वाई हुआ। वहां पे 36 किलोमीटर है तो 36 अपॉन x माइनस वाई प्लस 48 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। तो 48 इज द डिस्टेंस, डाउन स्ट्रीम स्पीड इज x माइनस x प्लस वाई, देन टोटल टाइम डाउन स्ट्रीम इन 13 आवर्स। ये आपका हुआ 13 आवर्स। वापस से समझो मैंने क्या किया है, मैंने पहले 16 किलोमीटर अप स्ट्रीम की स्पीड जो है और 16 किलोमीटर जो दिया है उसको अपॉन में लिखकर टाइम में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। जब वो टाइम में कन्वर्ट हो गया तभी मैं टाइम प्लस टाइम इज इक्वल टू 6 लिख सकता हूं, टाइम प्लस टाइम इज इक्वल टू 30 लिख सकता हूं। मैंने पहले ही आपको बोला किलोमीटर को ऐड करने पे कभी भी आंसर आवर्स में नहीं आएगा, और स्पीड को ऐड करने पे आपको आंसर स्पीड में मिलेगा, कभी भी आवर्स में नहीं मिलेगा। लेकिन ये पता है आपको कि डिस्टेंस और स्पीड को जब मैं अपॉन में करूंगा तो आंसर मुझे टाइम में मिलेगा, मतलब आवर्स में मिलेगा। और आवर्स को अगर मैं ऐड करता हूं तभी तो आंसर 6 आवर्स आएगा। यहां पे भी आवर्स को ऐड करूंगा तो आंसर मेरे को 13 आवर्स में मिलेगा। तो आवर्स में कन्वर्ट करने के लिए टाइम चाहिए, और टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो ये डिस्टेंस, ये स्पीड, ये डिस्टेंस, ये स्पीड, दोनों को ऐड किया तो आंसर आया 6। सेम चीज, और क्वेश्चन में ये x माइनस वाई, x प्लस वाई कौन बताएगा आपको, वो बोलेगा 16 किलोमीटर अप स्ट्रीम। तो 16 किलोमीटर अप स्ट्रीम मतलब 16 किलोमीटर अप स्ट्रीम में स्पीड कितना है, x माइनस वाई, डाउन स्ट्रीम में स्पीड कितना है, x प्लस वाई। तो दोनों को अपॉन में लिखा और इक्वल टू कर दिया। अब इसको सॉल्व करने के लिए कंडीशंस क्या है, 1 अपॉन
x माइनस वाई इज इक्वल टू ए, 1 अपॉन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू बी। इधर भी कंडीशंस करने का, बताओ इक्वेशन क्या बनेगा, 16a प्लस 24b इज इक्वल टू 6, 36a प्लस 48b इज इक्वल टू 13। सॉल्व करो, काम खत्म करो, ठीक है। चलो